Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम पढ़ेंगे एक डिफरेंट एडिटोरियल। ठीक है, ये है विंसेंट वैन गो के बारे में। आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, एक जो रिनाउंड पेंटर हैं, ठीक है, थे। और उसके उनके उनके बारे में और कैसे एआई का यूज़ किया जा रहा है उनकी एक कहीं की एक इमेज बनाने के लिए, उसको लेकर जो कंसर्न्स हैं ऑथर के, वो इसमें वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप IBPS PO इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया IBPS PO 2023 इंटरव्यू कोर्स, जिसमें 2 मॉक इंटरव्यूज़ हैं। पहला मॉक इंटरव्यू है PM एक्सपर्ट्स के साथ, दूसरा मॉक इंटरव्यू है एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर्स ऑफ IBPS। तो ये 2 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे ऑनलाइन और आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप ये इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप ये इंटरव्यू ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आप हमारे दिल्ली NCR ऑफिस में भी ये ऑफलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफलाइन इंटरव्यू कोर्स जो है वो चेक करना होगा। तो इसमें 20 से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ इंटरव्यू के लिए। और जो है आपके प्रोफाइल डिस्कशन होगा, जो भी आपको प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो वो सब कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस पे जो टेलीग्राम पर होंगे। तो ये कोर्स जो है वो 2999 पर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अभी आप इंटरव्यू 20 कूपन कोड यूज़ करके ये परचेज़ कर सकते हैं 2399 पर। ओके, एंड ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा PM प्रैक्टिस प्रो कोर्स। अगर आप मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक्स चाहिए, तो ये कोर्स जो है आपके लिए है, क्योंकि इसमें बैंकिंग PDF कोर्स भी इंक्लूडेड है और मॉक टेस्ट बैंकिंग प्रो PM बैंकिंग प्रो कोर्स भी इंक्लूडेड है। तो more than 5000 mock tests हैं of various bank and insurance exams and more than 20,000 questions हैं। तो जो है आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास जो है मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट्स होंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे, एंड आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ। ये कोर्स है दिस कोर्स इज़ प्राइस्ड एट 1249, लेकिन आप PM20 यूज़ करके 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो और ये आपको 999 जो है प्राइस पर मिल जाएगा। ओके, तो आप बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़ॉम्बी विंसेंट। ठीक है, तो विंसेंट वैन गो। अब ज़ॉम्बी क्या होता है? एक ऐसा कहीं कि फिक्शन में हम कहते हैं कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो मरने के बाद फिर वो एक तरह से पूरी तरह अलाइव भी नहीं है, ठीक है, और वो डेड भी नहीं है, तो बीच में किसी एक स्टेट में है। तो ज़ॉम्बी विंसेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी रिसेंटली AI की हेल्प से एक इमेज बनाई गई विंसेंट वैन गो की, जो हम जानते हैं कि वो एक फेमस पेंटर थे। ठीक है, तो उसको लेकर ये एडिटोरियल है। तो आपको क्विकली रीड करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इसको रीड कीजिए सेशन को पॉज करके, और पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो। तो द इंडियन एक्सप्रेस से ये एडिटोरियल था। ओके, तो जो वर्ड हाईलाइटेड है वो है पोस्टेरिटी। ठीक है, और हमें इसका क्लोजेस्ट नहीं, इसका ऑपोजिट मीनिंग हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें इसका ऑपोजिट मीनिंग फाइंड करना है पोस्टेरिटी का। हमारे पास ऑप्शन है एलिसिट्स, एयर्स, काउंटरपार्ट्स, एब्स एंड फोरबियर्स। तो ये 5 ऑप्शन हैं। कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है? आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। पैसेज डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि क्या आपका आंसर ठीक था या नहीं। ठीक है, तो ज़ॉम्बी विंसेंट। तो ज़ॉम्बी जैसे हमने देख लिया कि अब वो कहा जा रहा है कि ना वो अलाइव है ना वो डेड है, एक तरह से बीच में किसी स्टेट में है, जो AI के थ्रू बनाई गई है उनकी एक इमेज। तो इन फैंटेसी स्टोरीज़, फैंटेसी एक तरीके से जो कि हम कहें कि जो फिक्शन होता है जिसके अंदर एक वर्ल्ड इमेजिन किया जाता है डिफरेंट, तो
फैंटेसी स्टोरीज में क्या क्या होता है? इन फैंटेसी स्टोरीज इन्वॉल्विंग मैजिक, गॉड्स, एल्व्स एंड dwarfs, as well as most religious and other pre-science worldviews, there is one surefire way to distinguish between good and evil, priests and sorcerers. तो जो भी हम फैंटेसी स्टोरीज पढ़ते हैं, उन फैंटेसी स्टोरीज में जिसमें मैजिक होता है, गॉड्स होते हैं, एल्व्स होते हैं, ड्वार्फ्स होते हैं, ये सब स्टोरीज हम पढ़ते हैं। और साथ ही साथ फैंटेसी जो स्टोरीज हैं उनके साथ साथ जो रिलीजियस या अदर जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं, यानी कि रिलीजन के बारे में भी अगर हम बात करें तो कोई ना कोई एक श्योर फायर यानी बिल्कुल एक सटीक तरीका, एक जो ऐसा तरीका होता है जो बिल्कुल सही होता है हर बार। तो एक श्योर फायर वे है, कोई ना कोई तरीका होता है गुड और इविल के बीच में फ़र्क करने का, ठीक है। प्रीस्ट और सॉर्सरर्स के बीच में, जो प्रीस्ट्स हैं जो गॉड के लिए, सॉर्सरर्स जो ऑपोजिट, यानी कि गुड और इविल के बीच में डिफरेंस करने का, फ़र्क लाने का कोई ना कोई एक श्योर वे होता है। ये हमने देखा है फैंटेसी स्टोरीज में भी और रिलीजन में भी, ठीक है। तो ये यहाँ की ये फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो हमें ये बता रहा है। ओके, सो द डाउनफॉल ऑफ many a character begins with the quest for immortality, remember Voldemort, and ends with necromancy. तो यहाँ पर देखो डाउनफॉल होता है पतन, यानी कि आप एक पावर की पोजीशन पर पहुँच जाते हो, उसके बाद फिर आप की जो पावर है इन्फ्लुएंस से कम होने लगती है, आप हारने लगते हो। तो जो डाउनफॉल है वो कब शुरू होता है? ऑफ मैनी अ कैरेक्टर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ मैनी के बाद ए क्यों लिखा है, मैनी कैरेक्टर्स क्यों नहीं लिखा? तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम मैनी के बाद, ठीक है। अब मैनी जो है ये किसको मॉडिफाई करता है? ये काउंटेबल नाउन्स को मॉडिफाई करता है, आप गिन सकते हो जिन्हें, ठीक है। तो मैनी प्लस नाउन आता है, और नाउन कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, ठीक है। और ये जो है प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मैनी पीपल, मैनी बॉयज़, मैनी बुक्स, मैनी कार्स, ठीक है। अब अगर आप इसी आइडिया को, इसकी जगह आप मैनी और भी लिख सकते हो, ठीक है। मैनी प्लस ए, फिर उसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे मैनी कैरेक्टर्स वो करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप मैनी अ लिख रहे हो तो ए के बाद फिर सिंगुलर नाउन ही आएगा, मैनी अ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, मैनी अ कैरेक्टर। द डाउनफॉल ऑफ मैनी अ कैरेक्टर बिगिंस विद द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी। जो कुछ कई कैरेक्टर्स का इन स्टोरीज़ में हम देखते हैं कि उनका पतन कब शुरू होता है, वो कब हारने लगते हैं, जब वो क्वेस्ट, हमने अभी रिसेंटली क्वेस्ट पढ़ा था कि कोई किसी चीज़ को पाने के लिए हम एक मुश्किल जो है जर्नी शुरू करते हैं, वो उसको हम कहते हैं क्वेस्ट। तो जब वो इमॉर्टैलिटी के पीछे जाने लगते हैं, वो इमॉर्टैलिटी पाना चाहते हैं, ठीक है, तो तब उनकी हार शुरू होती है। इमॉर्टैलिटी होता है कि अमर होने का कोई तरीका, अमर होना चाहते हैं जब वो। मॉर्टल होता है जो चीज़ नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी टाइम के साथ। इमॉर्टल होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इमॉर्टैलिटी चाहते हैं वो। रिमेंबर वोल्डेमॉर्ट, तो यहाँ पर हैरी पॉटर कैरेक्टर का यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। एंड एंड्स विद नेक्रोमेंसी। तो शुरुआत कब होती है उनके हारने की? जब वो इमॉर्टैलिटी की तरफ जाते हैं, अमर होना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। और उन कब ख़त्म होती है? नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी होता है कि जब आप, जो लोग मर चुके हैं उनकी स्पिरिट्स जो है, स्टोरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो स्टोरीज़ में क्या होता है कि फिर वो कैरेक्टर्स के मरने के बाद उनकी स्पिरिट्स को बुलाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ख़त्म होती है उनका जो डाउनफॉल है। द मैसेज इज़ सिंपल। तो इन सब स्टोरीज़ से, चाहे अगर हम फिक्शन की बात करें, फैंटेसी स्टोरीज़ की, चाहे हम रिलीजियस स्टोरीज़ की बात करें, तो वहाँ पर सब में मैसेज एक क्लियर है, क्या कि लेट द डेड स्टे बेरिड। लेट द डेड स्टे बेरिड, यानी जो मर गए हैं उन्हें मरे ही रहने दिया जाना चाहिए, उन्हें बेरिड ही रहने दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है। बट देन व्हाट चांस डू आर्केटाइप्स हैव अगेंस्ट द डिज़ायर टू स्टे रेलेवेंट इन द एज ऑफ एआई। लेकिन आज के ज़माने में कौन सी एज है? ये है एज ऑफ एआई। एज ऑफ एआई के ज़माने में इन सब आर्केटाइप्स, इन सब एग्जाम्पल्स का, ये सब कहाँ ही टिकेंगे, इनका कोई चांस नहीं है। व्हाट चांस डू आर्केटाइप्स हैव अगेंस्ट द डिज़ायर टू स्टे रेलेवेंट। क्योंकि एआई के टाइम में हर किसी की डिज़ायर है, इच्छा है, तीव्र इच्छा है, स्ट्रॉन्ग विश है,
कि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट रहे, लोग उन्हें याद रखें, ठीक है। तो इस ज़माने में ये जो आर्किटाइप्स हैं जिनके हमने अभी बात की, आर्किटाइप्स होते हैं एग्जाम्पल्स, टिपिकल एग्जाम्पल्स। तो इन ये जो कि जो डेड है उन्हें बेरिड ही रहने देना चाहिए, ठीक है। तो वो इमॉर्टैलिटी के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो इन सब का कोई चांस नहीं है एआई के ज़माने में, ठीक है, नन एट ऑल। यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन किया, पहले क्वेश्चन पूछा और फिर खुद उसका आंसर किया कि क्या चांस है उनका, कोई चांस नहीं है, नन एट ऑल। इट सीम्स गोइंग बाय द लेटेस्ट विंसेंट वैन गो एग्जिबिट एट दी दिस, ये उसका नाम है म्यूज़ियम का इन पेरिस। तो अगर हम ये देखें जो लेटेस्ट ये जो एग्जीबिशन लगी थी विंसेंट वैन गो के बारे में पेरिस में एक पर्टिकुलर म्यूज़ियम में, उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जो ये जो आर्केटाइप्स हैं जिनकी बात की थी, इनका कोई चांस नहीं है एआई की एज में, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिबिट वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये एग्जिबिट जो है ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। एक तो एग्जिबिट जो वर्ब की तरह जब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है शो, ठीक है। टू एग्जिबिट समथिंग मतलब कोई चीज़ आप डिस्प्ले कर रहे हो, शो कर रहे हो, ठीक है। और एग्जिबिट का मतलब ये एक नाउन की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर जैसे जो एग्जीबिशन वाला मीनिंग होता है, आप एक कोई एग्जीबिशन देखने जाते हो जहाँ पर चाहे वो आर्ट की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, चाहे वहाँ पर कार्स दिखाई जा रही हैं, एग्जीबिशन, तो उसके लिए भी एग्जिबिट वर्ड यूज़ होता है। तो एग्जिबिट एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, विंसेंट वैन गो एग्जिबिट एट दिस म्यूज़ियम। तो बॉन्जोर विंसेंट, उसका नाम क्या है, डबल कोट्स में, तो जो ये एग्जीबिशन थी वहाँ पर या कहीं की एग्जिबिट थी वहाँ पर, उसका नाम था विंसेंट वैन गो, बॉन्जोर विंसेंट फीचर्स अ गूलिश एआई जनरेटेड वैन गो। तो वहाँ पर कैसा वैन गो की कैसी इमेज है, एक गूलिश इमेज है, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, फिक्शन में, तो यानी कि जो बहुत अगली कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो उनकी अपीयरेंस है विंसेंट वैन गो की, वो बहुत ज़्यादा अगली है, अनप्लेजेंट है। Engineers have fed the software facts about the artist from early biographies। तो अब engineers ने ये इमेज कैसे बनाई है, तो जो भी पुराने बायोग्राफर्स थे उनकी इंफॉर्मेशन एआई को दी, ठीक है, एआई में फीड करी उन्होंने, एज वेल एज ट्रेनिंग इट ऑन ओवर 900 लेटर्स बाय हिम। तो जो भी लेटर्स विंसेंट वैन गो ने लिखे थे वो लेटर्स भी एआई को में फीड किए ताकि वो उससे ये पहचान पाए कि ये जो पेंटर थे ये कैसे communicate करते थे, okay। A facsimile of the artist can now answer questions about his life, thoughts on his suicide and mental health issues। तो अब वो जो अब facsimile क्या होता है, ये होता है एक रेप्लिका, ठीक है, रेप्लिका मतलब कि एक एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। रेप्लिका यानी कि इसका मतलब होता है एक एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल एक जैसी। तो एक फैक्सिमिली ऑफ द आर्टिस्ट कि वो जो विंसेंट वैन गो है उनके एक इमेज है, एक कॉपी है, ठीक है। और वो आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस अबाउट हिज लाइफ, विंसेंट वैन गो की लाइफ के बारे में आप उनसे क्वेश्चन पूछो वो जवाब देगा। थॉट्स ऑन हिज सुसाइड, उनके क्या विचार थे सुसाइड को लेकर वो, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जो भी उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मानसिक जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, तो उन सब के बारे में वो क्वेश्चंस आंसर करता है। In his time, of course, things were both worse and more evocative. The inevitable darkness that gripped him was melancholy, Greek for the black bile that consumes so many। अब यहाँ पर है कि उनके समय में, in his time, उनके समय में, of course, things were both worse and more evocative। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर हम सुसाइड, मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ की बात करें तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ख़राब थी। और इवोकेटिव, इवोक करना, किसी इमोशन को लाना, ठीक है। अगर आप कोई एक सीन देखते हो और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को देखकर आपके मन में इवोक हुई वो फीलिंग, आई वो फीलिंग, ठीक है। कोई आप दृश्य देखते हो, कोई एक सीन देखते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, तो वो जो फीलिंग है सैडनेस वो इवोक हुई है, वो जो है आई है आपके मन में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इवोक। और इवोकेटिव मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन में कोई फीलिंग, कोई इमोशन को लाए।
तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि उस टाइम पे चीज़ें कैसी थी, ज़्यादा इवोकेटिव थी। द इनएविटेबल डार्कनेस दैट ग्रिप्ड हिम वाज मेलैंकोली। तो जो इनएविटेबल, जिससे बच नहीं सकते, तो वो जो इनएविटेबल डार्कनेस थी जो विंसेंट मैंगो के अराउंड थी, ठीक है, दैट ग्रिप्ड हिम, जिसके चपेट में थे वो, जो जिससे वो बच नहीं पा रहे थे, वॉज मेलैंकोली। मेलैंकोली होता है कि जब एक ऐसी स्टेट जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत निराश होते हो, बहुत दुखी होते हो, तो वो ही सफ़र्ड फ्रॉम मेलैंकोली। ओके, तो ये यहाँ पर कहा गया है। और ये मेलैंकोली जो वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक फॉर द ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल को ग्रीक लैंग्वेज में मेलैंकोली कहा जाता था। एक टाइम पे माना जाता था कि बॉडी के जो है 4 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ें जो है वो कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये पुराने जो मेडिवल बिलीफ थी वो मानी जाती थी, और माना जाता है कि ब्लैक बाइल की वजह से ही जो है इंसान जो है ये मेलैंकोली फील करता है, ऐसे डिप्रेस्ड और जो ये उदास है ये फील करता है। तो ये तब माना जाता था। अब यहाँ पर जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज़ किया है? ब्लैक बाइल के लिए यूज़ किया है। दैट कंज्यूम सो मैनी। कंज्यूम करना तो आप कहते हो क्या होता है कंज्यूम करना? खाना, कोई चीज़ या कोई चीज़ यूज़ करना, ठीक है, कंजम्पशन। लेकिन यहाँ पर कंज्यूम का मीनिंग डिफरेंट है। जब हम बोलते हैं कोई बीमारी है, कोई कंडीशन है, वो लोगों को कंज्यूम कर रही है, तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि वो लोग जो है उससे अफेक्टेड हैं, ठीक है, लोग उससे ग्रस्त हैं। तो दैट कंज्यूम सो मैनी। तो ये जो स्टेट है मेलैंकोली, ये बहुत लोग इससे अफेक्टेड हैं। बट द प्रॉब्लम विद AI वैंगो इजंट जस्ट द लैक ऑफ पैथोस। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के लाइन्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बट द प्रॉब्लम विद AI वैंगो इजंट जस्ट द लैक ऑफ पैथोस। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो AI वर्जन है वैंगो का, उसमें पैथोस नहीं है। पैथोस होते हैं जैसे कोई चीज़ जिससे आप इमोशंस जो है इवोक हो, ठीक है। तो अब वो क्योंकि AI वर्जन है, तो आप उसको देखकर जो है वो जैसे रियल पर्सन जैसा नहीं लगेगा, लैक ऑफ इमोशंस है। तो वो ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम विद AI वैंगो इजंट जस्ट दिस। ये भी प्रॉब्लम है कि वो उसमें कोई इमोशंस नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, और इवन इट्स लिमिटेड नॉलेज, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन केवल ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और भी प्रॉब्लम है। तो ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर इट इज़ मतलब किसकी बात हो रही है? प्रॉब्लम की। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? इट इज़ दैट नेक्रोमेंसी। जो नेक्रोमेंसी है, ये इशू है यहाँ पर, ठीक है। एडेड बाय टेक्नोलॉजी, एड मतलब हेल्प्ड बाय टेक्नोलॉजी। तो ये जो नेक्रोमेंसी, जो डेड पीपल हैं, उनकी स्पिरिट्स को इन्वोक करना एक तरीके से वैसा ही है कि आप AI की हेल्प से जो पर्सन मर चुका है बहुत टाइम पहले, तो उन एक तरीके से उनकी एक इमेज बना रहे हो। तो वो प्रॉब्लम है जो टेक्नोलॉजी की मदद से बन गई है। थ्रेटन्स अ फंडामेंटल। अब यहाँ पर आप देखो, इट इज़ दैट नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी थ्रेटन्स अ फंडामेंटल डायलेक्टिक ऑफ लाइफ। कि जो नेक्रोमेंसी है वो थ्रेटन कर रही है, खतरे में डाल रही है एक बेसिक, फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक डायलेक्टिक ऑफ लाइफ एंड आर्ट। डायलेक्टिक मतलब कि जब आप कुछ जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों के बारे में जब आप स्टडी करते हो, तो डायलेक्टिक कहा जाता है उसको। आप लॉजिक यूज़ करते हो, आप अपने रीजनिंग यूज़ करते हो। तो जो ये बेसिक जो डायलेक्टिक है लाइफ के बारे में, लाइफ और आर्ट के बारे में, वो क्या है? बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनके बीच में जो है हम इनके बारे में हम सोचते हैं, जो बिल्कुल ऑपोजिट या कहीं की कन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। डेथ एंड इमोर्टैलिटी, तो ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें, इनके बारे में हम सोचते हैं। तो इसके अगेंस्ट जाता है ये जो फंडामेंटल जो डायलेक्टिक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि डेथ और इमोर्टैलिटी, शुरुआत में पैसेज के हमने पढ़ा था। तो उसके अगेंस्ट जाता है और उसको खतरे में डालता है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि एक क्लियरली हमें पता होता है कौन जो है वो गुड और इविल के बीच में जो डिफरेंस हमें पता चलता था, वो उसको खतरे में डालता है। विंसेंट मैंगो वॉज अ जीनियस। अब यहाँ पर कहा उनके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ AI इमेज की बात नहीं हो रही, जो एक्चुअल पर्सन थे उनकी बात हो रही। ही वॉज अ जीनियस, विंसेंट मैंगो इज डेड। लेकिन वो जो है अब जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ओनली द फॉर्मर वॉज डिबेटेबल। एक समय ऐसा था जब सिर्फ फॉर्मर, अब फॉर्मर क्या होता है, जो दो की बात की है ना, कि विंसेंट वैन गो वॉज अ जीनियस एंड विंसेंट वैन गो इज डेड। तो यहाँ पर कि जो द जीनियस ऑफ विंसेंट वैन गो, कि उन्होंने जो भी आर्ट वर्क्स बनाए सिर्फ उसको डिबेट किया जा सकता था,
ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। दोज हु लव्ड हिज वर्क वुड रीड अबाउट हिम एंड ट्राई टू डिस्कवर द क्रिएटिव जीनियोलॉजी एंड हाउ लाइफ अफेक्ट्स आर्ट। तो वो उनके बारे में पढ़ते थे, ठीक है, जो एक्चुअल पर्सन था उनके बारे में पढ़ते थे, उनके आर्ट जो थे वो देखते थे, एंड उसके बाद फिर वो डिबेट करते थे उनके बारे में, ठीक है। वुड रीड अबाउट हिम एंड ट्राई टू डिस्कवर द क्रिएटिव जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी होता है एक फैमिली हिस्ट्री कह सकते हैं कि आप ये देखते हो कि वो जो जीनियस पर्सन है वो कैसे बना, तो आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हो, आप देखते हो कि ओके फैमिली हिस्ट्री भी पढ़ते हो। तो जीनियोलॉजी वैसे फैमिली हिस्ट्री होती है, पर यहाँ पर हम उसको ओरिजिन्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर्सन के कैसे ओरिजिन्स थे और कैसे जो है उनकी लाइफ, कैसे जैसे जैसे उनकी लाइफ में बदलाव आए तो उनकी आर्ट में भी कैसे बदलाव आए, तो इसके बारे में लोग पढ़ते थे। ऑफ द पैराडाइम ही सेट, पैराडाइम होता है कोई आप एक पैटर्न, एक एग्जाम्पल एक सेट कर देते हो कि वो उन्होंने कैसे बनाया, तो उस सब के बारे में वो पढ़ते थे, ठीक है। द आर्टिस्ट लिव्ड ऑन थ्रू हिज वर्क, और वो जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई उनके थ्रू वो जो जिंदा थे लोगों की मेमोरी में थे, ठीक है। लिव्ड ऑन, लिव ऑन का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यू टू लिव। तो वो वैसे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके आर्ट्स को, उनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनको देखकर, उनके बारे में पढ़ के लोग जो है एक तरीके से लोगों की मेमोरी में वो जिंदा थे, ठीक है। लिव ऑन, अब यहाँ पर हमने देखा है लिव ऑफ क्या होता है। लिव ऑफ होता है कि अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो आप कहोगे ही लिव्स ऑफ हिज पेंशन मनी। लिव्स ऑफ मतलब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है पेंशन के मनी पर, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको डिफरेंट पता होनी चाहिए। आप लिव की फ्रेजल वर्ब्स सर्च करो इंटरनेट पे, आपको डिफरेंट मिलेंगे, तो आपको पता होना है लिव ऑफ क्या होता है, लिव ऑन क्या होता है, ठीक है। लिव बाय क्या होता है, लिव बाय, ही लिव्स बाय दीज प्रिंसिपल्स, मतलब कि इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों को ही वो फॉलो करता है, ठीक है। तो इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो लिव ऑन मतलब कि वो ही कॉन्टिन्यूज टू लिव थ्रू हिज वर्क फॉर पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी हमें पता होना चाहिए मीनिंग, यानी कि जो आने वाली जनरेशन से, फ्यूचर जनरेशन से, तो अभी तक भी पढ़ते आए हैं लोग और आने वाले लोग जो जनरेशन है वो भी उनको पढ़ेंगे। नाउ ही मे वेल बी रिड्यूस टू द सेम ऑर्डर ऑफ थिंग्स एज द चैटबॉट पीपल कंप्लेन टू व्हेन देयर मिडनाइट जंक फूड डिलीवरी इज रनिंग लेट। तो अभी तक जो जीनियस एक पर्सन है उसके बारे में पढ़ा जाता था इस तरीके से, अब वो बदल जाएगा। अब क्या होगा, जैसे अब एक ये जो AI इमेज बना दी गई है, तो अब क्या होगा, ही मे वेल बी रिड्यूस टू द सेम ऑर्डर ऑफ थिंग्स। अब उनके साथ भी वही होगा जो किसके साथ होता है, जो चैटबॉट्स के साथ होता है, जिनसे पीपल कंप्लेन करते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो लेट आ रहा होता है। तो आप जब आप ऑर्डर करते हो, लेट हो जाता है, तो आप चैटबॉट से बात करते हो, चैट करते हो, ऑर्डर लेट हो गया, क्या कंप्लेन है, तो वो ही हो जाएगा। यानी कि आप बस एक AI जो इमेज है उससे आप बस क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछ रहे हो, जबकि आप उनकी लाइफ की हिस्ट्री, कैसे उन्होंने पढ़ा, कैसे आपने, जैसे आप पढ़ते हो कि कैसे उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे उनकी आर्ट इवॉल्व हुई, ये सब चीज़ें, तो वो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये ऑथर का कंसर्न है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें पता चलता है, इसको एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है ऑथर ने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी मेंशन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है नेक्रोमेंसी, कि वो एक जो डेड पर्सन है उसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इससे हमने ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑथर इसके फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल पढ़ा। ऐसे ही आपको हर टाइप के जो है जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, वो रीड करने चाहिए। एक हैबिट बनती है, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा था पोस्टेरिटी जो थी फ्यूचर जनरेशंस थी, इसका ऑपोजिट जो मीनिंग है वो कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है, वो है फोरबियर्स। फोरबियर्स होते हैं यानी कि आपके एंसेस्टर्स, और आप एंसेस्टर्स को अच्छे से जानते हो। एंसेस्टर्स मतलब जो आपके पूर्वज है, जो पहले की जनरेशन हैं। पोस्टेरिटी जो आने वाली जनरेशन से, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो पहले के आपके जनरेशन से। एलिसिट, जैसे एलिसिट जो है इसका वही मीनिंग है इवोक वाला, ठीक है। इवोक यानी कि किसी चीज़ से आपके मन में कोई इमोशन जो है वो आ रहे हैं, तो वो एलिसिट हो रहे हैं भी कह सकते हो, ठीक है। दिस एलिसिट्स दिस इमोशन, या दिस इवोक्स दिस इमोशन, आप ऐसे कह सकते हो, ओके। एयर क्या होता है, यहाँ पर H साइलेंट होता है तो एयर बोला जाएगा। तो एयर कौन होते हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है। जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ पास ऑन होती है जिसको, वो एयर होते हैं। काउंटर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि
अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, यानी कि दो अलग अलग कंट्रीज़ में सेम पोजीशन पे हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और यूके के डिफेंस मिनिस्टर, तो वो काउंटर पार्ट्स होंगे क्योंकि वो सेम पोजीशन पे हैं दो अलग अलग कंट्रीज़ में। एब होता है रिड्यूस होना, कम हो जाना, ठीक है, जैसे कि एब्स एंड फ्लोज, जो लाइफ के जो उतार चढ़ाव है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एब होता है जब जो टाइड आता है तो जो पानी है वो पीछे चला जाता है, ठीक है, सी शोर पे पानी पीछे चला जाता है। तो एब का मतलब होता है रिड्यूस होना, पीछे चला जाना। तो वो भी जो है इसका ऑपोजिट मीनिंग नहीं कन्वे करा, तो आंसर होगा ई, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज है यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मंथ एंड पे जो कंपाइल्ड वोकैबुलरी है उस मंथ की, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपके ओपिनियंस हैं, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।